वही किसी मित्र ने अ, बोला कि सेल्फ लव इस पे कुछ बोलिए। तो यार ये सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट ही हमारे ज़माने में तो था नहीं। तो मेरे ख़्याल से प्रॉब्लम तब बनती है जब हम कंपेयर करते हैं औरों से। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दूसरा निकल गया, आपका दोस्त, आप नहीं निकले, तो उससे अगर ये फीलिंग आती है यार मैं किसी काम का नहीं हूँ, या जो आपके और दोस्त थे निकले वो भी नहीं, उनके नंबर तो आपसे भी कम थे। अब आप उनसे कंपेयर कर रहे हो कि उनसे तो मैं अच्छा हूँ, लेकिन जो निकल गया उससे कंपेयर करके लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। जब तक हम कंपेयर करते रहेंगे, ये लगातार अपनी परिभाषा बनती रहेगी, टूटती रहेगी। कभी लगेगा मैं ठीक हूँ, कभी लगेगा कि मैं खराब हूँ, कभी अहंकार आएगा, देखो जी मैं तो स्पेशल हूँ, कभी बहुत हीन भावना आएगी, इन्फीरियरिटी की फीलिंग आएगी। और इसका कारण है कि बचपन से हमारे अंदर ये डाला जाता है। जब मम्मी कहती है ना कि देख तू कितना आलसी है, अब तेरा दोस्त है वो भी 7 ही साल का है तेरी उम्र का, वो जल्दी उठ जाता है, हाथ मुंह धो लेता है अपने आप, और तो उठता ही नहीं है। अब यहाँ से शुरुआत हो गई। तो जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत स्ट्रेसफुल, स्कूल का रिज़ल्ट, उसमें फिर ये कंपैरिजन, नंबर्स, उसमें कंपैरिजन। फिर ज़रा और बड़े होते हैं, ये टीनेज आता है तो थोड़ा ये अट्रैक्शन वाला शुरू होता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अब आप मान लीजिए कि 16-17 साल के हैं, आप लड़के हैं, किसी लड़की से थोड़ा दोस्ती हुई थी, अब आपने देखा आजकल वो बात कम कर रही है आपसे, किसी और से ज़्यादा कर रही है। अब आपको ईर्ष्या होती है, एक दिन आप बोल देते हो कि तू तो मेरे से बात ही नहीं करती। तो अब वो मान लीजिए ऐसा कुछ बोल दे कि भाई वो तो मैं ऐसे ही बात कर रही थी, तो इतना सुंदर थोड़ी है, इतना स्मार्ट थोड़ी है। बस अब ये बात, कोई कोई आत्महत्या करने पे तुल जाते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी प्रेमिका ने या प्रेमी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मतलब उसकी नज़र में मैं कुछ होता तो तब कुछ होता, दुनिया की नज़र में मैं अगर कुछ हूँ तो तब तब तो ठीक हूँ। तो ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड, अब ये इससे सेल्फ आपका जुड़ गया। आपका जो वजूद है, आपकी जो कीमत है आपकी नज़र में, वो तब है जब दुनिया बोले। तो ये गुलामी है, बहुत बड़ी गुलामी है, क्योंकि आप अब गुलाम हो गए दुनिया के। अब दुनिया शुरू होती है अपने परिवार से, माता पिता के। जिन बच्चों पे प्रेशर होता है कि 2 साल से नहीं निकला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नालायक है। पिताजी बोलते हैं मैंने कितना स्ट्रगल किया, बहुत गरीबी में दिन गुजारे शुरुआत में, फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अभी मैं काबिल बना, तुम लोगों के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और तू नालायक, तू निकल ही नहीं रहा। वो देख तेरा वो दोस्त वो भी निकल गया, वो दूसरा दोस्त भी निकल गया, तू रह गया बस। तुझे इतने एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट में भेजा, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में, लाखों की फीस।
तो भाई मैं लकी रहा। मैं मेरे पेरेंट्स मुझे केवल ये पूछते थे जब जैसे परीक्षा हो गई, रिजल्ट पास हुआ कि हाँ जी, तो बस वो और कुछ नहीं पूछते थे कि तो फर्स्ट आया कि सेकंड आया। और मैं ज़्यादातर क्लास में अव्वल आता था, पर उनको इस बात से कोई मतलब नहीं रहता था। और ना कभी वो किसी को बोलते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि ये फर्स्ट आया। और मेरे पिताजी ने शुरू में बोल दिया था स्कूल भेजने से पहले कि बेटा ज्ञान तो यहाँ है नहीं, इन किताबों में असली ज्ञान नहीं है, लेकिन और ना स्कूल जाने की एक्चुअली ख़ास ज़रूरत है, क्योंकि आप ज़िंदगी और तरह से भी जी सकते हो और खुद ही आप सब कुछ अध्ययन कर सकते हो। दूसरी बात, वहाँ जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, वो ज्ञानी लोग नहीं हैं। वो नौकरी के लिए आते हैं। तो इस बात से भी मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली। मैंने पढ़ाई लिखाई को कभी सीरियसली इस ढंग से नहीं लिया कि नंबर ज़्यादा आने चाहिए या ये कोई ख़ास बात है, कभी नहीं। अब जब डिप्रेशन का दौर आया, जब मैं बीए में था, करीब 3 साल मैंने कुछ नहीं किया और बहुत बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गया। इलाज चला, मेरी टाँगें बेकार हो गई थी। उस बीच तब सवाल ये था, ये कि यार मैं क्यों पैदा हुआ? तो कंपैरिज़न नहीं था, लेकिन तभी भी कि मैं और लोग आगे निकल रहे हैं, मैं हेल्दी होता, मैं तो इतने साल पीछे हो गया। ये वाला नहीं, बल्कि ये कि मैं पैदा क्यों हुआ? क्या मकसद था? और क्या मैं मर ही जाऊँगा? ये जो गहरे सवाल होते हैं ना कि ज़िंदगी क्या है? मृत्यु क्या है? क्या पुनर्जन्म होता है? ये सवाल रहते थे। और जब ठीक हुआ तो मैंने कहा अब मैं वो करूँगा जो मुझे सचमुच पसंद है। अब क्या पसंद है? तो कुछ-कुछ चीज़ें लगी मुझे कि इनमें शायद थोड़ा बहुत जान है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। जैसे अंग्रेज़ी, तो मैंने कहा सब लोग बोलते हैं कि भाई अंग्रेज़ी जैसे कोई ख़ास बात है। तो मैंने कहा इसको सीख लेते हैं। तो उसमें पूरी एनर्जी लगा दी। उसमें कॉम्पिटिशन वाली भावना थी ही नहीं कभी। तो मेरे मार्क्स तो आए, मैक्सिमम मार्क्स आए। पहले सब मुझे बुद्धू समझते थे, क्योंकि मैं ऐसी-ऐसी किताबें पढ़ता था जो लाइब्रेरी से पहली बार इश्यू की गई है। लाइब्रेरियन कहता है कहाँ से आप ढूँढ के लाते हो, इसमें तो ठप्पा भी नहीं लगा अभी। मतलब कोई किताबें जो एनरोल नहीं हुई, नया लॉट आया होगा। और तो मेरी दोस्ती हो गई थी, जो किताबें इश्यू करते थे, उन्होंने पीछे का एक दरवाज़ा बता दिया था कि आप वो जो किताबें बोलते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं हमें, तो आप वहाँ से छाँट लो। अब वहाँ एक सेक्शन ऐसा था जिसमें शायद ऐसी किताबें थी जो कि जिन पे जो एनरोल नहीं हुई थी अभी। तो सब सोचते थे कि ये तो बुद्धू है, मतलब ये क्या-क्या पढ़ता रहता है, एग्ज़ाम के लिए कोई इसकी वैल्यू नहीं है। और ये मैं किसी को बताता नहीं था, भाई एग्ज़ाम से मेरा मतलब ही नहीं है, मैं तो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ। तो जब मैक्सिमम मार्क्स आए तो ये बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर्स आए कांग्रेचुलेट करने। मैंने मन ही मन में बोला अब कांग्रेचुलेट कर रहे हो, और जब तुम सोचते थे कि ये बुद्धू है, तो उस समय तो तुमने कुछ बोला नहीं कि तू ठीक कर रहा है। तो भाई ये जो बाहरी ज़िंदगी है ना, सांसारिक, ये तो कैटरपिलर की ज़िंदगी है। ये सर्वाइवल वाली बात है इसमें तो। ये एक तो फ़िज़िकल सर्वाइवल, रोटी, कपड़ा, मकान, ये वो तो चलो वैलिड है। उसमें जो स्ट्रगल होता है, रोटी, कपड़ा, मकान तो चाहिए, थोड़ा पैसा भी चाहिए। लेकिन जो साइकोलॉजिकल
डिपेंडेंस है दुनिया पे कि मेरी इज्जत हो, मेरा नाम हो, और समाज में, बिरादरी में मेरा ऊंचा स्थान हो, मेरा दबदबा हो। ये है असली बीमारी, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो ये तो है वही कैटरपिलर की ज़िंदगी। ये मैं बार बार इसका इस मेटाफर का यूज़ करता हूँ। कैटरपिलर मतलब कि हम जब तक ज़मीन पे ही रेंग के चल रहे हैं, ऐसे ही मर जाएंगे। भाई तब हम में और जानवरों में फ़र्क क्या है? ये तो सब जानवर को भी चाहिए ना, इस शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए जानवर को भी चाहिए। कुछ कुछ जानवर हैं जो हमसे ये भी सीख लेते हैं अटेंशन, जैसे कुत्ता है, आपका पालतू कुत्ता है, बहुत उसको प्यार करते हो तो वो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। असली बात है कि हम क्यों पैदा हुए, हम कैटरपिलर से तितली कैसे बने, बटरफ्लाई कैसे बने, तो उसमें तब आध्यात्म आता है। आध्यात्म उन लोगों के लिए नहीं है जो कि दुनिया में सफल नहीं हो पाए, जिन्होंने कोशिश की सफल नहीं हुए। कुछ लोगों की ऐसी परिभाषा है जो आध्यात्मिक नहीं है, तो वो एक्सक्यूज़ है उनका, क्योंकि वो खुद तो उनको पता चल नहीं रहा कि वो कैटरपिलर ही रह गए। अब जिसने सारी ज़िंदगी लगा दी पैसा कमाने में, सफल हो गया, और लोग बोलते हैं वाह भाई वाह, मतलब लोगों की नज़र में एप्रिसिएशन होता है कि ये कुछ है, इसने काफ़ी बड़ा पद हासिल कर लिया, काफ़ी पैसे। अब कोई उसको याद दिलाए लेकिन ये तो है तो कैटरपिलर ही, तो उसको गुस्सा आएगा। कोई मतलब ऐसा बोल दे भाई पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे के पीछे मत भागो। मैंने एक वीडियो बनाया अभी 2-3 दिन पहले, किसी का कमेंट ऐसा था कि आप जैसे लोगों के कारण मतलब लेज़ीनेस फैलता है समाज में वगैरह वगैरह, वो बात ही नहीं समझे। भाई आध्यात्म की यात्रा वो लोग करते हैं जिनमें अतिरिक्त शक्ति होती है। तो क्या किसी किसी में होती है? नहीं होती, सब में है, आप ढूंढते नहीं हो उस वाली शक्ति को, और आप उड़ नहीं पाओगे फिर कभी। उड़ने का क्या मतलब है? तो अगर आप ध्यान ट्राई करें, मेडिटेशन ट्राई करें, मेडिटेशन किसी सांसारिक उद्देश्य के लिए नहीं कि मैं बेटर कैटरपिलर बन जाऊं, तो आप वहीं हो अभी भी। ध्यान इसके लिए कि ये आकाश क्या चीज़ है। तो मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनका ब्रेन रिवायर होता है, उनकी बुद्धि ज़रा बढ़ जाती है, इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। तो वो तो दुनिया का जो काम पहले मुश्किल भी था, उसको अब आसानी से करने लग जाएंगे। लेकिन वो करेंगे नहीं फालतू में, फालतू वो ये बार बार की चीज़ें नहीं करेंगे, उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। एक छोटा सा किसी ने एक वीडियो भेजा मुझे, छोटा सा, जिसमें ये था कि बहुत पैसा आपके पास आ जाए तो क्या करोगे। और इमेजिन करो कि आप डेथ बेड पे हो, कि ऑपरेशन होना था, लेकिन आप अपने पैसे निकाल नहीं पा रहे हो, ना आप बोल पा रहे हो, तब क्या करोगे? तो क्या काम का पैसा? तो वो कहता है कि सारे पैसे को अभी जब तक आप ठीक ठाक हो, जवान हो, आध्यात्म में लगाओ, कहीं जाके ध्यान शिविर कर लो, कहीं आपको पता चलता है कोई अच्छी जगह है, आध्यात्मिक जगह है, या कोई साधक है कहीं बहुत गहरा, उससे शायद प्रेरणा मिले, तो ट्रैवल पे पैसा खर्च होगा। इन चीज़ों पे खर्च करो, अच्छी किताबें, इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ो, ऐसे लोगों को ढूंढो जो इसी दिशा में हैं, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिले। तो ये भाई जो सेल्फ लव है ना, इसमें कौन सा सेल्फ? संसार वाला सेल्फ, लोअर सेल्फ, सर्वाइवल वाला सेल्फ,
तो वहाँ तो लव है नहीं, वहाँ तो कंप्रोमाइज़ है, कंपटीशन है और समझौता है बस। और अगर सेल्फ मतलब हायर सेल्फ, वो सेल्फ जो मरेगा नहीं मृत्यु के भी बाद, उससे प्यार करो तब बात है कि भाई मेरे अंदर वो कौन सी चीज़ है जिसका स्पर्श मिलने से मुझे लगेगा कि अब मैं धन्य हो गया, ये जो ज़िंदगी है सार्थक हो गई। तब तक ज़िंदगी आपको सार्थक लगेगी नहीं। या तो कोई अति बेहोश हो, है तो इंसान, लेकिन वो अपनी उस वाली जिज्ञासा को मार के रखता है ज़बरदस्ती, जो आकाश की याद दिलाती है। वो किताब है ना जोनेथन लिविंगस्टन सीगल, उसमें उनका धर्म होता है कि आकाश की तरफ देखना ही नहीं। कोई नया बच्चा पैदा हुआ, एक जोनेथन नाम का नया बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो आकाश को देखता है और वो अपशगुन माना जाता है। उनकी कम्युनिटी में जो खास लोग हैं वो बोलते हैं कि ये बच्चा अच्छा नहीं है हमारी कम्युनिटी के लिए, अपशगुन, पैदा होते ही ऊपर देख रहा, आकाश को तो देखना ही नहीं। और ये जोनेथन वही बोलता है, ये पंख काहे के लिए हैं जब उड़ना ही नहीं है तो। वो कहते हैं ये मछली पे झपटना है तुम्हारा धर्म। मछुआरे जब चले जाते हैं, कुछ कुछ मछलियाँ और बड़ी मछलियों के टुकड़े रह जाते हैं, उन पे कैसे झपटें, कैसे दूसरे से छीन लें, मतलब सर्वाइवल स्किल्स जो बाहर की दुनिया में है ना, कंपटीशन वही तो हुआ, झपटने वाली बात, पहले पहुंच जाओ। एक ही सीट है और 10,000 हैं उम्मीदवार, तो आप कैसे उसको झपट लो, सबसे आगे चले जाओ, वही बात है। तो वो कहता है ये पंख किसके लिए, काहे के लिए, और वो उड़ना शुरू कर देता है। उसको होश ही नहीं रहता खाने पीने का, कब मछुआरे आए गए। तो खैर बिरादरी से उसको निकाल दिया जाता है और वो खुश होता है और वो सीखता रहता है, सीखता रहा। आप पढ़ना कभी उस किताब को, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी उससे। जोनेथन लिविंगस्टन सीगल, राइटर का नाम है शायद रिचर्ड बाक। तो वही सेल्फ लव, सेल्फ का मतलब आपका दिव्य स्वरूप, उससे उससे प्यार कैसे करोगे, अभी अगर उसकी भनक नहीं पड़ी। जो जो आपको अच्छा लगता है वो करो, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, किसी से कंपेयर मत करो। आपको क्या अच्छा लगता है वो करो। अब कैसे करें, माता पिता प्रेशर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई छोड़ दो, जरूरी थोड़ी वहीं रहना है उसी घर में। अगर आप वयस्क हो गए, 18 साल से ऊपर के हो गए, अपनी जगह ढूंढो। वहीं क्यों रह रहे हो, उन्हीं पे डिपेंड क्यों हो। कुछ भी कर लो, मजदूरी कर लो, कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा ढूंढोगे तो। और डिपेंड मत रहो किसी पे फाइनेंशियली, फिर आप जो चाहते हो वो करने की कोशिश करो। और इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप ठान लोगे मुझे वही करना है जो मुझे अच्छा लगता है, और ये सर्वाइवल के लिए कुछ चाहिए वो जुटा लेंगे, लेकिन मेरा जो शौक़ है, मेरा जो पैशन है, वो क्या है, और उसके पीछे जाओ। और फिर धीरे 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 थोड़ा ओपन रहो, थोड़ा रिसर्च करो कि ये ब्रेन कैसे बदल सकता है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, साइंस क्या बोल रही है इसके बारे में, साइंटिफिक रिसर्च क्या है। नासा ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इस पर, अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं मेडिटेशन पे। ये क्या चीज़ है तब सेल्फ लव तो इशू रहेगा ही नहीं आपका। आप अद्वितीय हैं। अद्वितीय कहते हैं कि आप जैसा कोई नहीं हुआ आज तक, न कभी होगा। हर इंसान को कुदरत एकदम अलग बनाती है। दो इंसानों का
डीएनए एक जैसा नहीं होता, कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। 2 इंसानों का दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि 86 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं और हर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के साथ 10,000 कनेक्शंस बना सकता है, साइनेप्सिस। तो कैसे-कैसे ये कनेक्शंस होंगे? अब 86 बिलियन न्यूरॉन्स तो सबके ब्रेन में होंगे, लेकिन उनके कनेक्शंस किस-किस प्रकार के हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कैसी जिज्ञासा है, आपके कैसे शौक होंगे वगैरह-वगैरह अभी, लेकिन वो बदल सकता है। किसी में नेगेटिव टेंडेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अ, किसी में क्रिमिनल टेंडेंसी है, किसी में ये सुसाइड करने वाली बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है बार-बार, कोई बहुत वायलेंट है वगैरह-वगैरह। ये जितनी भी हमारी वृत्तियाँ हैं, मन की टेंडेंसी सब बदल सकती हैं। उसके लिए साधना चाहिए। साधना से क्या होता है, हम जब ये जो हमारा ये भटकने वाला दिमाग है ये थोड़ा चुप जब होना शुरू होता है, तो हमारी मेंटल एनर्जी जो फालतू थिंकिंग में लगती थी, वो अब ज़रा बचती है। वो एनर्जी जो हमारे बीमार नेटवर्क्स हैं, न्यूरॉन्स की लड़ियाँ हैं, जिसको न्यूरॉन्स का नेटवर्क कह सकते हैं, तो कुछ तो होते हैं पैथोलॉजिकल, मतलब खराब, वो टूटते हैं इस एनर्जी से और कुछ नए बनते हैं हेल्दी। ये कैसे? क्योंकि कुदरत का जो ब्लूप्रिंट है ना, कुदरत ने हमें जो सोच के बनाया है कि हेल्दी इंसान कैसा होता है, उसका ब्रेन कैसा होता है, उधर वो ले जाएगा। ये सारी चीज़ें वही करती है ना, हम दवाई खाते हैं तो क्या होता है? बीमारी खत्म होती है, हम स्वस्थ होते हैं, कैसे? क्योंकि हमारे अंदर वो इंटेलिजेंस है। ये जो शरीर है, हमारा बॉडी माइंड है, ये बेस्ट रहना चाहता है। बेस्ट जो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द हेल्दीएस्ट, तो उधर वो एनर्जी तब ले जाएगी। और उसको जानने का ये तरीका है कि हम ब्रेन से जान सकते हैं, ब्रेन के मैप से। वो एनर्जी कहाँ से काम करती है, ये अभी पता नहीं है। लेकिन हम ब्रेन के मैप को देखकर ये बता सकते हैं कि क्या हुआ। तो 1 ही घंटे के ध्यान से, जब ध्यान आप सीख जाओगे, मतलब जिसमें कुछ साल भी लग सकते हैं अच्छा सीखने में, कोई कुछ ही महीनों में सीख जाते हैं। तो तब ये होना शुरू होगा। 1 घंटे की सिटिंग से आपका ब्रेन बदल गया। उसमें हज़ारों-हज़ारों हेल्दी कनेक्शंस बन गए और उसमें कई हज़ार अनहेल्दी कनेक्शंस टूट गए। तब ये होना शुरू होगा। तो ये यात्रा जब शुरू हो गई, तो तब शायद ये आएगा ही नहीं, सेल्फ लव वाला। तो तब आप ये मान सकते हैं भाई, हर इंसान अद्वितीय है, इन्फिनिट है, अनंत है, सुप्रीमली ब्यूटीफुल है, कोई कंपैरिजन नहीं। दूसरा इंसान भी अद्वितीय है, उसकी यात्रा अपनी यात्रा है। नमस्कार।